मॉर्निंग। तो दोस्तों, आइंस्टीन साहब की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी तभी पॉसिबल हो पाएगी जब हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन एंड ग्रेविटी दोनों को हम इसको मॉडल कर पाएँ। तो पिछले एपिसोड की कहानी को थोड़ा मैथमेटिकली आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में और कल ही लियोनार्ड सेक्सन साहब का वीडियो भी मैंने सुना, तो वहाँ मैंने देखा कि किसी भी अगर क्या बोलते हैं खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है। अगर उसमें मास ना हो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर एनर्जी भी ना हो उस खाली स्पेस में, जिसको हम स्पेस कहते हैं, फिजिकल स्पेस ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो एनर्जी को अगर एनर्जी ही है जो खाली स्पेस को डिफ्रेंशिएट करती है, और सिंपलेस्ट टर्म में कहें कि अंदर के स्पेस को अगर डिफ्रेंशिएट हम सबसे मतलब सिंपल वे में कर सकते हैं कि एक 3D बाउंड्री से। किससे? 3D बाउंड्री से। और ये 3D बाउंड्री 2D शीट से हम बना सकते हैं, 2D शीट से। और ये शीट हम इसको एनर्जी शीट कहेंगे। और इस एनर्जी शीट का अपना एक मास होगा। और जैसे हम क्या बोलते हैं, अगर वैक्यूम में हैं तो इस एनर्जी को ज़ीरो ले लेते हैं, तो इसी तरह से इसी एनर्जी शीट से सब कुछ बना हुआ है। तो इसलिए इस एनर्जी शीट का मास ज़ीरो है तो कभी पता नहीं लगता है। खैर छोड़िए, इस एनर्जी शीट का एरिया क्या बोलते हैं कुछ होगा, और एरिया हम क्वांटाइज्ड कर देते हैं। और एनर्जी, इस एनर्जी शीट की अगर हम निकालना चाहें तो इस एनर्जी शीट की हम एनर्जी को हम एजम्पशन में क्या बोलते हैं, जो इस एनर्जी शीट का एरिया है वो ए है, और इसी को हम ग्रेविटॉन एनर्जी शीट भी बोलेंगे। और इस एरिया मल्टीप्लाइड बाई एक कांस्टेंट हमको चाहिए, तो सी स्क्वायर, हमने ये चीज़ ले ली। एक और कांस्टेंट हम और ले लेते हैं, मान लीजिए है वो कांस्टेंट है, मान लीजिए के। क्या ले लेते हैं? के। और एरिया को हम कैरेक्टरिस्टिक जो प्लांक कांस्टेंट का स्क्वायर एच स्क्वायर में ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा के एच स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी शीट का एरिया है। और ये शीट का एरिया, अगर वैक्यूम में शीट फ्लैट होती है और जब इस वैक्यूम की शीट में, इस ग्रेविटो शीट में फ्लक्चुएशन होता है, तो ये शीट क्या बोलते हैं वास्तव में, ये शीट जो है वो एक तरह से चुरमुरा जाती है। अगर ये फ्लैट शीट को हम स्ट्रेट लाइन से दिखाएं तो ये शीट चुरमुरा गई। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर लाइट पास होगी, लाइट इसमें डिस्टर्बेंस की तरह, एज अ डिस्टर्बेंस लाइट सी, ये डिस्टर्बेंस लाइट सी की स्पीड से इस पर चलता है और शीट को चुरमुरा देता है। ठीक है। और जब ऐसे ही दो डिस्टर्बेंस, ये शीट्स, ये डिस्टर्बेंस पिछले मॉडल में जैसे फेमन डायग्राम का सहारा लेते हुए, उन्हीं तरह के डायग्राम का सहारा लेते हुए, ये दो डिस्टर्बेंस आपस में जब कोलाइड करते हैं, हमने बताया, तो एक्चुअली में ये फिर पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। ये सरफेसेस क्लोज हो जाते हैं, और सरफेसेस क्लोज हो जाते हैं तो ग्रेविटॉन सरफेस क्लोज हो गए। तो अब चार्ज जो है वो क्या बोलते हैं, जो शीट्स यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बार बार हो रही थी पिछले एपिसोड में, डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा था ना, तो अगर ये पीछे नेगेटिव है तो कुछ समय बाद पॉजिटिव हो जाएगा वही शीट का एरिया।
तो अब शीट्स फिक्स हो गई हैं, एक तरह से लगेगा कि पार्टिकल बन गए हैं। और ये एक्चुअली में सभी ग्रेविटॉन सरफेस से ही बनते हैं ना। तो एक्चुअली में लाइट क्या करती है, इस फ्लैट सरफेस को इसको सिकोड़ देती है, मतलब इसको सरफेस को फ्लक्चुएट कर देती है, जिससे कि अगर मान लीजिए कि वैक्यूम में ये n सरफेस हैं, कितने सरफेस हैं, n शीट्स हैं, n नंबर ऑफ ग्रेविटॉन शीट्स हैं, तो पता लगेगा कि जब ये इसमें से लाइट पास होगी तो और ये शीट्स आपस में जब कोलाइड करेंगी, मतलब इन शीट्स में डिस्टर्बेंस कोलाइड करेगा तो शीट्स फ्लक्चुएट हो जाती है, चुरमुरा जाती है। तो पर यूनिट वॉल्यूम जो शीट्स हैं वो एक्चुअली में बढ़ जाती हैं। और यही मैंने बताया ना कि यही जो आपस में पॉजिटिव जो चीज़ है, पॉजिटिव सरफेसेस जब आपस में एक जगह पे आ जाते हैं तो वो न्यूक्लियस की फील्ड बनाते हैं और उसका मास बनाते हैं। और बाकी नेगेटिव वाले क्या बोलते हैं, नेगेटिव क्या बोलते हैं, फील्ड्स बनाते हैं। हम एक तरफ दिखा रहे हैं ना। तो पर यूनिट लाइट क्या करती है, शीट्स को चुरमुरा देती है और पर यूनिट वॉल्यूम जो ग्रेविटॉन शीट्स हैं या ग्रेविटॉन पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या बढ़ा देती है और उसी से क्या बोलते हैं, मैटर का जन्म होता है, उसी से मैटर का जन्म होता है। तो इन चीज़ों से हमने अब हमने तो मॉडलिंग के लिहाज से हमने चूँकि इसी ग्रेविटॉन शीट के ज़रिए ही, इसी फंडामेंटल शीट के ज़रिए ही सब कुछ बना हुआ है, तो मॉडल के लिए हमने आपको बताया कि अगर न्यूक्लियस की एक जगह रख दें और काफ़ी फील्ड उसकी स्ट्रांग है और ये शीट अपने आप में फील्ड और शीट एक जगह से मास और शीट यही सब है, तो यही शीट्स से अब नेगेटिव जो पार्टिकल्स हैं इसी शीट से बन रहे हैं। और इन्हीं नेगेटिव जो मासलेस पार्टिकल हैं ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन का मास बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास। और ये जो मासलेस पार्टिकल हैं ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन की फील्ड बनाते हैं। लेकिन फील्ड और मास दोनों ही ग्रेविटॉन शीट से बने हुए हैं, दोनों ही ग्रेविटॉन शीट से बने हुए हैं। तो हमने पिछले इक्वेशन में इन्हीं मासलेस पार्टिकल्स को बैलेंस करने की ज़रूरत मानी और इन नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी अगर हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं वन डायमेंशनल प्रॉब्लम के लिए तो ये इस तरह से आपको चेंज मिलती हुई दिखेगी। ये मासलेस पार्टिकल कितना डिफ्यूज़ हुए, सिंपल मॉडल में पिछले एपिसोड्स को ज़रा आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करिएगा ताकि हम आगे की कहानी बता सकें। डिफ्यूजन कोफिशिएंट, हाँ प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर याद आ जाते हैं, ठीक है। XT डिफ्यूजन के कारण, नेट डिफ्यूजन के कारण कितने आ रहे हैं और कितने जा रहे हैं मासलेस पार्टिकल, प्लस ये मास जो है कि इन मासलेस पार्टिकल को रिबाउंड भी कर रहा है क्योंकि ये मास जो भी बनेगा वो मूव करेगा ना। मान लीजिए इस मास की पोजीशन x थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास m था ना, और इसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी तो इसको ठेलेगा भी ना। तो इस पोजीशन के अनुसार पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पे उसकी वेलोसिटी डिपेंड करेगी। तो जो दूसरा टर्म जो इसको हो जाएगा वो b टाइम्स, कैमरामैन रीमा जायसवाल समझ में आ रहा है ना? वो तो तुम तो ये आर्ट के स्टूडेंट है लेकिन इतनी बार हम लिख चुके हैं कि उसको भी समझ में आने लगा है, क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये कह रहे हैं हम इसको ज्योतिष शास्त्र में यूज करेंगे, तो जैसे बहुत लोग क्वांटम फिजिक्स का ढेला नहीं जानते हैं और क्वांटम फिजिक्स से ज्योतिषी मतलब एस्ट्रोलॉजी बताते हैं, ये तो काफ़ी कुछ जान गई है, मैथमेटिक्स भी जान गई है और बहुत कुछ आभास इसको हो रहा है। कह रहा है यही से यूट्यूब चैनल चलाएंगे। हम कहा चलिए ठीक है। तो और जितनी ये वेलोसिटी को डिसाइड करेगा मास की और कितना रिपाउंड करेगा वो फिर से डिपेंड करेगा साई XT पे। अच्छा, हमारे मित्र जानवी शरण पांडे हमेशा सुनते रहते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ठीक है, ये चीज़ें हो गई, ये दो टर्म हो गए और यही जो नेट डिफ्यूजन होगा इसमें से कुछ खर्च हो जाएंगे मास बनाने में ना। तो ज़्यादा एंटी पार्टिकल वाला नहीं लेते हैं मैटर, अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पिछले एपिसोड में उसको भी कवर किए थे। तो कुछ कंज्यूम होंगे जो नेट पार्टिकल्स आए हैं मास बनाने में, जिससे डेंसिटी चेंज होगी, ना। और इसी के प्रोपोर्शनल में
एक कांस्टेंट स्पिन कांस्टेंट ले लेते हैं जो बबल्स ये मासलेस पार्टिकल की संख्या, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगी। अच्छा, ये फंक्शन हमारे पास है, ये फंक्शन हमारे पास एक्चुअली में है, ठीक है ना। पिछले एपिसोड में हमने ये दिखाया था श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करते हुए कि ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ साई एक्स टी डी वी पूरे वॉल्यूम में जो ये एक्चुअली में इसको हम कहेंगे फ्री चार्ज डेंसिटी, टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी। ये क्या कहेंगे? टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी, इसको ये कहेंगे। ये क्या बोलते हैं, इसका जो टोटल वैल्यू है ये फिक्स है और इसका जो रेशियो है डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डेंसिटी जो है ना वो उसके प्रोपोर्शनल है, E टाइम्स प्रोपोर्शनल, ठीक है। एक कांस्टेंट, हम वो कांस्टेंट हमको पिछले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे, हम फिर से इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, कहीं लिखा होगा रीमा पिछले एपिसोड में, चलिए छोड़िए, हम उसको बाद में आपको कभी दिखा देंगे। हाँ, लेकिन क्या बोलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम कह देंगे कि ये जो है ये टोटल चार्ज डेंसिटी इसके एक प्रोपोर्शनल है बी एच ई बाई बी एच, ऐसे कुछ था, ई बाई बी एच था, हम देखते हैं ई बाई बी एच था, हमने निकाला था जब श्रोडिंगर इक्वेशन से कंपेयर करके, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में ये क्या था, ये टोटल चार्ज डेंसिटी था, मतलब इसको टोटल फ्री चार्ज का ये डेंसिटी ना कहिए क्योंकि हम इंटीग्रल वॉल्यूम कर रहे हैं, तो ये टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय बी एच, मतलब ये भी चीज़ जो थी फिक्स थी, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं अभी। तो अब हमारा कहना क्या है कि मान लीजिए कि इन शीट्स से ही मैटर बन रहा है, इन शीट से ही मैटर बन रहा है, तो पर यूनिट मैटर में जो मास होगा टोटल वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का होगा, और वो डेंसिटी, वो मैटर की जो डेंसिटी होगी उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। पर यूनिट मास जो मास होगा वो डेंसिटी होगी। और आइंस्टीन इक्वेशंस को अगर हम माने तो वो इक्वेशन कहेगी टोटल एनर्जी जो होगी वो mc² होती है, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो एनर्जी होगी वो ρc² होगी, क्या होगी? ρc²। अच्छा, ये जो एनर्जी है ये एक्चुअली में कहाँ से बन रही है, कहाँ से बन रही है? ये जो नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स हैं ये ग्रेविटॉन सरफेसेस से ही बन रही है, ग्रेविटॉन सरफेसेस से ही बन रही है। तो अगर हम वेव फंक्शन को 3 डायमेंशनल एंटाइटी मान लें, ये तो चलिए वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर लाइक इक्वेशन हमको पता हो गई है, लेकिन ये जो टोटल एनर्जी होगी पर यूनिट मास वो ρc² बराबर होगी, और टोटल अगर नेगेटिव पार्टिकल्स काउंट कर लें इस पूरे वॉल्यूम में ना, इस पूरे वॉल्यूम में सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए, सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए ना, समझ रहे हैं ना, जहाँ वॉल्यूम टोटल 1 यूनिट का है, जहाँ वॉल्यूम टोटल 1 यूनिट का है, और वेव फंक्शन को कंटिन्यूस लियोन सक्सेन साहब को सुन रहे थे, तो वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का पूरा सबका एक मान लेते हैं। भाई अगर 1 यूनिट मैटर लेंगे तो उसमें कई सारे एटम्स होंगे, और उन हर एक एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन का जो साई होगा वो पूरे वॉल्यूम में फैला होगा सभी इलेक्ट्रॉनों का। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो मासलेस पार्टिकल्स है, हिग्स मासलेस पार्टिकल्स नेगेटिव, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता लग गए, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। इसी तरह से हमने कहा ना कि चार्ज रेशियो जितना फ्री चार्ज डेंसिटी है और जितना चार्ज मास में है, जितना चार्ज मास में, इनका रेशियो भी फिक्स है, इसलिए टोटल जो पार्टिकल्स जो मास में छुपे हैं, फ्री पार्टिकल्स तो यहाँ से आ गए, वो यहाँ से मिलेंगे, टोटल 1 यूनिट मतलब पर यूनिट मास में टोटल डेंसिटी में इतने मिलेंगे, लेकिन क्या बोलते हैं जो मास में छुपे हैं वो इसके प्रोपोर्शनल में होंगे,
तो हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए उसको हम मान लेते हैं K2, क्या मान लेते हैं, या K1 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके ही प्रोपोर्शन में हो जाएगा ये टोटल क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मासलेस पार्टिकल्स इक्विवेलेंट हो गए। और ये सभी किससे बने हुए हैं, ग्रेविटॉन के सरफेस एरिया से, ग्रेविटॉन के सरफेस एरिया से बने हुए हैं। तो ग्रेविटॉन का सरफेस एरिया जो हो जाएगा वो हमने बताया, उसका सरफेस एरिया ना, ग्रेविटॉन का ये शीट्स है वही क्या बोलते हैं, इनके पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने टोटल कैलकुलेट कर लिए हैं पर यूनिट वॉल्यूम मैटर के, वो ये रहे नेगेटिव पार्टिकल्स, कितने हैं, नेगेटिव पार्टिकल्स टोटल। और इसी के प्रोपोर्शन में हम मान लेते हैं सिमेट्री ये कहती है उतना न्यूक्लियस में पॉजिटिव वाले भी होंगे। तो ये सब कुछ क्या बोलते हैं K1 कांस्टेंट में आ गया है, ठीक है। अब हमको केवल एक ये क्या बोलते हैं, जो एरिया है, ये जो पार्टिकल का एरिया है वो जो ग्रेविटॉन सरफेस का एरिया है शीट का, उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हम उसको वो भी कर लेते हैं कि हम इसको एच कट के स्क्वायर के मान लेते हैं, कांस्टेंट मानना है, एच कट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम इन कांस्टेंट को सीधा एक कांस्टेंट में लिख लेते हैं। अच्छा, ये टोटल ये क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली में ये जो था वो थोड़ा सा ये देखिए हमने, ये तो देखिए ये जो टर्म है एक्चुअली में, देखिए हम इधर टोटल एनर्जी ले रहे हैं आइंस्टीन इक्वेशन से पर यूनिट वॉल्यूम, वो हो जाएगी रो सी स्क्वायर, क्या हो जाएगी, रो सी स्क्वायर। और अगर हम टोटल मासलेस पार्टिकल पॉजिटिव नेगेटिव और जो मास में है सबको अगर हम ले लें तो कहीं ना कहीं वो टोटल पार्टिकल जो होंगे, जो वेव फंक्शन रहेगा, टोटल वॉल्यूम में गुणा कर देंगे इस पूरे वॉल्यूम में सभी एटम्स के लिए, और उसके प्रोपोर्शन ये टोटल पार्टिकल्स मान लीजिए K1 के, ठीक है। और एक जो पार्टिकल का एरिया है वो ग्रेविटॉन शीट का जो एरिया है उसके प्रोपोर्शनल होगा। इस टर्म को अभी हम काट दे रहे हैं। तो ये क्या बोलते हैं, एक शीट का एरिया A था, ये शीट का एरिया A था ना, तो एक शीट का एरिया A था, तो हमने एच कट के टाइम्स एच कट स्क्वायर के ले लिया था एरिया, ठीक है, वो एरिया कर लिया था। और उसके प्रोपोर्शनल है, तो उसके प्रोपोर्शनल है तो एक कांस्टेंट हम K2 जोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के प्रोपोर्शनल, इसी टोटल एरिया के प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं एक्चुअली में ना, उसी टोटल एरिया के प्रोपोर्शनल एनर्जी होगी इसी की ना। तो कुछ नहीं करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको चूँकि आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसको हम मल्टीप्लाइड बाई क्या बोलते हैं, सी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली में हम पाए क्या, पाए ये कि जो रेस्ट मास एनर्जी आइंस्टीन इक्वेशन से है रो सी स्क्वायर, वो एक्चुअली में जो वेव फंक्शन का इंटीग्रल है 3 डायमेंशनल वेव फंक्शन का, ये तो 1 डायमेंशनल इक्वेशन लिखी हुई थी, मल्टीप्लाइड बाई क्या बोलते हैं, एक कोई कांस्टेंट ले लीजिए और मल्टीप्लाइड बाई क्या बोलते हैं, या हम इसको इस साइड लिख ले तो अच्छा लगेगा ना। तो हम कहना क्या चाहते हैं कि रो सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो इंटीग्रल ऑफ रो डी साई डीवी के प्रोपोर्शनल होंगे, जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होगा इसके इंटीग्रल के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। और इस यहाँ पे करते हैं कि रो सी स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मासलेस पार्टिकल्स जो मास में और फ्री चार्ज दोनों में हैं, वो साइड एक्स डीवी के प्रोपोर्शनल होंगे पूरे वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम के। और ग्रेविटॉन का जो एरिया रहेगा वो एच कट के स्क्वायर के है प्रोपोर्शनल, और इसी के प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं एक्चुअली में ये टोटल एरिया हो जाएगा, इसी के प्रोपोर्शनल में एक्चुअली में एनर्जी होगी। और चूंकि एनर्जी सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, मास और सी स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए सी स्क्वायर एक कांस्टेंट और ले लेते हैं और उसके साथ एक कांस्टेंट और ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में ये क्या है, एक्चुअली में टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मासलेस पार्टिकल, इक्विवेलेंट मास
लेस पार्टिकल्स, और ये सभी ग्रेविटॉन सरफेस से बने हुए हैं। एच स्क्वायर जिसके प्रोपोर्शनल है एक सरफेस का एरिया, और एनर्जी के लिए हम kc स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली में टोटल एनर्जी बराबर है, और जो यही क्या बोलते हैं एक्चुअली में जो मास बनाएगा पर यूनिट मास का, एक जो 1 यूनिट, इसका वॉल्यूम कितना है 1 यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, ये मास है। और इसमें टोटल मास डेंसिटी, इसी को डेंसिटी कहेंगे। और इसके सरफेस पे ये जो मास है, ये जो बनेगा इस वेव फंक्शन से, ये एक्चुअली में इसी के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा, क्लासिकल पोटेंशियल। और वो जो क्लासिकल पोटेंशियल आता है वो होता है -g, यहाँ चूंकि 1 यूनिट मास लिया है, Gm बाई R, ठीक है। R क्या है 1 यूनिट मास, एक डेंसिटी पर, मतलब 1 मीटर क्यूब मास ले लेंगे तो उसका एक अपना रेडियस फिक्स हो जाएगा मटेरियल का, तो R भी एक कांस्टेंट ही हो जाएगा ना। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं, ये जो चीज़ होगी ये फंक्शन किसका हो जाएगा, ये जो चीज़ टोटल चीज़ हो जाएगी ये फंक्शन हो जाएगा किसका, ये इसी का फंक्शन होगा ना। ये चीज़ एक्चुअली में फंक्शन हो जाएगी इस पोटेंशियल के, जी रो डेंसिटी बाई R। ये क्या है मटेरियल की डेंसिटी, और ये क्या है R, ये क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस तरह से हम मॉडलिंग की तरफ क्या बोलते हैं, हम एक्चुअली में बढ़ सकते हैं। ये अभी रफ एपिसोड है, क्या है रफ एपिसोड है, ताकि जो लोग फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, जो हमारा साथ निभा रहे हैं, भैया शेयर कर दिया करिए, आप लोग देख लिया करिए। कहीं कोई कमेंट हो तो आप कर दिए, हमको आँख से देखने में दिक्कत है। तो पवन वर्मा सर एक बार सुन रहे थे कोई, हम मतलब और भी लोग सुनते हैं, पीक सिनेमा से आया था कमेंट, तो और भी लोगों के कमेंट आते हैं। तो क्या बोलते हैं, तो जो सिस्टम की जो मास की एनर्जी होगी ρc स्क्वायर, जो वेव फंक्शन के ज़रिए क्या बोलते हैं, जो आप इंटीग्रल कैलकुलेट करोगे, जहाँ वेव फंक्शन जो दिया जाएगा 1 डायमेंशन में, ये तो 3 डायमेंशन वाला है, वो इस तरह से दिया जाएगा, डेवर बाई डेवर टी रो साई एक्स टी इज इक्वल टू -d स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी, और ये रियल वेव फंक्शन है, ठीक है, प्लस b टाइम्स ux इंटू साई एक्स टी, हम नहीं दिखा रहे हैं, प्लस या माइनस स्पिन कांस्टेंट डेवर बाई डेवर टी। हम इसको क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, डेंसिटी फंक्शन जो रहेगा उसके प्रोपोर्शनल इस तरह से दिया जाएगा। तो इसके ज़रिए हम, इस इक्वेशन के ज़रिए हम क्वांटम फिज़िक्स और क्या बोलते हैं जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। हम यहीं पे इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। कुछ अगर छूट गया हो तो आप लोग, मतलब एक आइडिया है कि किस तरह से हम यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की तरफ एक रफ कैलकुलेशन से कुछ पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी को किसी तरह सिंपल मैथमेटिक्स से जोड़ने की कोशिश है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और कैमरामैन रीमा जायसवाल का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।